स्टूडेंट्स, आज से हम 11th क्लास फिजिक्स का वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 11th क्लास में जो फिजिक्स है उसका एक्चुअली जो पहला चैप्टर है वो फिजिकल वर्क है, दूसरा चैप्टर है यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये दो चैप्टर को हम लीव कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहां से, बेसिक चैप्टर से। एक्चुअली फिजिक्स में हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा कैलकुलस हो गया, अलजेब्रिक कुछ फॉर्मूले हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो हम इसमें कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। एक्चुअली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी जैसे मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास जिसका मास 10 kg है, तो इसमें जो 10 kg में 10 जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड, और kg क्या है? मास की यूनिट। ऐसे मान लीजिए मार्कर है हमारा, ये 12 सेंटीमीटर का मान लीजिए, तो इसमें जो 12 है वो क्या है? मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक मेथड से कर लेते हैं डायरेक्टली। जैसे अलजेब्रा में हम ऐड करते हैं वैसे इन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में माइनस करते हैं वैसे ही यहाँ पर इसको माइनस कर सकते हैं, और जैसे अलजेब्रा में आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम इसमें स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बॉडीज है आपके पास, एक बॉडी मान लीजिए ये है, एक बॉडी है, इसका मास 2 kg है, इसका मास 3 kg है। अगर टोटल मास इन दोनों बॉडीज का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 kg। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है और डायरेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि मान लीजिए आपका स्कूल है, तो जैसे एक बार कोई पर्सन ये बोलता है आपसे कि आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर बता दिया इतना, तो इतने से आप डायरेक्ट एग्जैक्ट सिचुएशन आपके स्कूल का आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आप अपने घर से 10 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन आपसे मतलब ऐसे बताता है कि जो आपका स्कूल है आपके घर से 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपके लिए मतलब पता चल गया कि हमें 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका जो है स्कूल आपको मिल जाएगा। तो इससे हमें एक्चुअल सिचुएशन का पता चल गई। तो ऐसे ही मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब हमारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हम अलजेब्रिक मेथड से नहीं करते हैं, उनका अलग मेथड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे अल्फाबेट में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है,
इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। ये ए है, इसके ऊपर ये एरो लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए। और यहां पर देखिए, अगर इसको मॉड के अंदर मॉड वेक्टर ए, इसका ये मतलब हुआ, ये सिर्फ क्या बता रहा है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मॉड ये वाला हम नहीं लगा रहे एरो, तो हम डायरेक्टली केवल ए लिख के भी मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। ऐसे अगर ये बी होता ऐसे, तो इसको क्या पढ़ते, वेक्टर बी। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ऐसे करके ये लगा देंगे। अब इनकी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर ये लिख देंगे, ये वेक्टर ये क्या हो गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को, केवल बी से। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया टोटल वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका अमाउंट। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो ईस्टवर्ड क्या हो गया, ये तो हो गया उसकी डायरेक्शन, और 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली हम एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर। ये जैसे हमने एक रे बनाया हुआ है, ठीक है, तो जो रे होती है, उस रे की जो ये वाला एंड होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, टेल, और ये वाला जो एंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, हेड। और इस रे की जो लेंथ होती है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए वेक्टर, मान लीजिए ये हमारा क्या है, वेक्टर ए। इस एरो से हमने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया है, तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर होगा। तो हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं। रे का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वेक्टर का हेड होता है, इसको हेड बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको टेल बोलते हैं। और वेक्टर मतलब इस जो रे है, इसकी लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब हम वेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये अभी बेसिक हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको आपको याद करना होगा। ठीक, तो जैसे हमारा पहला पॉइंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर अगर हमें जैसे गिवन है, तो उनके बीच का एंगल कैसे पता करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। तो जो एंगल होता है इन दोनों बीच का, इन दोनों की डायरेक्शन से हम मेजर करते हैं। जैसे इसकी डायरेक्शन क्या है, ये, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये, तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, थीटा। देखो ये वाला एंगल नहीं है, ये तो हमारा डायरेक्शन के बीच का थोड़ी है, ये वाला है, ये भी तो एक एंगल है, लेकिन ये नहीं है। हमारा कौन सा एंगल होगा, ये हमारा होगा इन दोनों के बीच का एंगल। जैसे मान लीजिए यहां पर एक वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस वेक्टर को और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस वेक्टर को और आगे बढ़ा दिया, तो अब देखो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल हमारा क्या आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर ये हमारे पास ए गिवन है और वेक्टर बी ये, तो हम क्या करेंगे, इसके टेल से, वेक्टर ए के टेल से इस वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो जो ये एंगल होगा, ये इस एंगल को मेजर कर लेंगे। ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, एंगल ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल कैलकुलेशन हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे नीचे एक देखो एग्जांपल दिया है, एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ ऐसे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ ऐसे 45 डिग्री का एंगल बना। नीचे का मतलब ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे मान लीजिए वेक्टर सी है, ये क्लॉकवाइज कितना 45 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है।
अब हमें जैसे तीनों मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच एंगल, वेक्टर बी वेक्टर सी के बीच एंगल और वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच के एंगल फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो सभी की टेल को मिला देंगे। सभी की टेल की क्या करते हैं, एंगल मेजर करने के लिए क्या करेंगे, सबकी टेल को एक पॉइंट पर मिला देते हैं और जिस डायरेक्शन में वो होते हैं उस डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये कितना था 30 डिग्री पर, वेक्टर ए ऐसे है, ये 30 डिग्री पे है। वेक्टर बी देखो ऐसे है, ये वेक्टर बी हो गया, ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये हमारा क्या है 30 डिग्री। और देखो वेक्टर सी, वेक्टर सी इस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, ये हमारा क्या है 45 डिग्री। वेक्टर सी हमारा क्या है 45 डिग्री। ऐसे हम क्या करेंगे, सभी की टेल को मिला दिया एक जगह में और जितने एंगल बना रहे थे एक्स एक्सिस से उतने एंगल पर हमने ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है एंगल ए और बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल। ये अगर हमें निकालना है तो देखो कितना आएगा, वेक्टर ए हमारा ये है और वेक्टर बी ये है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 45 प्लस 30 कितना आएगा 75 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया 75। ऐसे देखो वेक्टर बी और सी के बीच के एंगल देखेंगे। देखो वेक्टर बी का एंगल ये है 45 इससे, और सी कितना है इधर 45 है, तो कितना हुआ टोटल 90। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इसके बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो वेक्टर ए और सी की बात करें तो देखो ये 30 ये 45, ये कितना आएगा 15। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल जो हो गया वो हो गया 15 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल फाइंड करते हैं वेक्टर्स के बीच का। ये आपको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेक्टर अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, एक जो रेफरेंस तो एंगल जो होता है वो तो आपको गिवन रहता है किस रेफरेंस लाइन से वो एंगल बना रहा है, तो उसी रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, सभी वेक्टर की टेल्स को मिला देंगे, जिसे हमने यहाँ पर मिला दी। ये तीन हमें गिवन थे, इन तीनों को, ये रेफरेंस लाइन हो गई एक्स, इससे हमने तीनों टेल को मिला दिया। पहले ये वेक्टर बी एक्स से 45 डिग्री पर था, ये वेक्टर ए 30 डिग्री पर ऐसे था और वेक्टर सी 45 पर ऐसे था। इन तीनों को ऐसे ड्रॉ कर दिया, उसके बाद सिंपल एंगल हमें मिल जाता है। देखो ये 45 है, ये 30 है, तो ए और बी बीच कितना हो गया 45। अब देखो ये 45 है और ये भी 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो बी और सी के बीच कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो ये हमारा 30 है, ये 45 है, ये कितना बचेगा 15। तो ए और सी के बीच का क्या हो गया 15 डिग्री। इस तरह से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा इक्वल वेक्टर। वेक्टर इक्वल कब होते हैं ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो two vectors are said to be equal if their magnitude and direction are same. Two vectors are said to be equal if their magnitude and direction is same. जैसे यहाँ पर देखिए वेक्टर ए की डायरेक्शन यही है, वेक्टर बी की भी डायरेक्शन यही है। अगर ए और बी की लेंथ बराबर है, मतलब ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर बी। सेम यहाँ पर देखो ये दोनों सेम लाइन पे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो डायरेक्शन की सेम है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे बराबर। तो बराबर वेक्टर का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो दो वेक्टर बराबर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए,
वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है बी, ऐसे ये दोनों क्या है एंटी पैरेलल, ये दोनों क्या है एंटी पैरेलल। अगर इस कंडीशन में हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो हमारा ये कहेंगे वेक्टर ए इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, या ये कह देंगे वेक्टर बी इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। मतलब दो अगर किसी वेक्टर का हमें नेगेटिव फाइंड करना है, जैसे वेक्टर ए गिवन है उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे उस वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर ए की डायरेक्शन को उसके एंटी पैरेलल उतने ही मैग्नीट्यूड का एक नया वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा एक वेक्टर ये ए हमारे सामने है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी हमारे एंटी पैरेलल है। ठीक है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो वेक्टर ए वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर होगा और वेक्टर बी वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर होगा, ये जिसे हमने लिख दिया यहाँ पर। या सिंपल ये कह सकते हैं टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर said to be negative of each other if their magnitude is equal। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने समझा दिया आपको, ये वेक्टर देखो यहाँ पर वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे, ये दोनों क्या है एंटी पैरेलल। अब इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो वेक्टर ए वेक्टर बी का नेगेटिव होगा और वेक्टर बी वेक्टर ए का नेगेटिव होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो किसी भी वेक्टर का हमें नेगेटिव फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो वो वेक्टर क्या होगा पहले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखो कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर उन वेक्टर को बोलते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सेम। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब टेल। अगर जैसे यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इन तीनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है ये मतलब टेल एक जगह क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये तीनों वेक्टर क्या होंगे को इनिशियल वेक्टर। अब अगला हमारा जो पॉइंट है क्या कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब दोनों का लाइन क्या हो सेम हो, ये जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर क्या हो गए कोलिनियर वेक्टर, एक सेम लाइन के अलोंग है। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम लाइन के अलोंग है तो सारे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, बाय स्केलर। देखो जैसे मान लीजिए यहां पर सिचुएशन हमने दिया ये, इस सिचुएशन का ये मतलब जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर बी, ये मैं गिवन है, तो इसका ये मतलब हुआ अगर के पॉजिटिव है, अगर के पॉजिटिव है तो यहां पर क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर यहां पर के पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों क्या है पैरेलल, तो इसका मतलब अगर इसमें के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला वेक्टर इस वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर बी का मतलब हुआ अगर के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है इसका ये मतलब हुआ जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है, दोनों क्या है पैरेलल, लेकिन इन दोनों का लेंथ देखो अंतर है, तो इसका ये मतलब हुआ अगर इस वाले में के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा
ए के बराबर। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मतलब बी की लेंथ, सॉरी ए की लेंथ बी की लेंथ का क्या है, के टाइम्स। ए की लेंथ बी की लेंथ का के टाइम्स है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स है। और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। मतलब अगर पॉजिटिव नंबर से हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता, उसकी डायरेक्शन वही रहती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। दूसरा, इसी में देखो अगर के नेगेटिव होता, के और नेगेटिव होता इसी सिचुएशन में, तो ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब ए का मैग्नीट्यूड के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इन ये सिचुएशन तो यही रहेगी, मतलब ए की लेंथ बी की लेंथ का के टाइम्स होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन बी की क्या हो जाएगी, अब अपोजिट हो जाएगी। तो मतलब अगर हम किसी वेक्टर में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। पहले अगर मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ऐसा होता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये टॉपिक हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये वाला वीडियो हम इसी पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो में मैक्सिमम क्या थे, थियोरेटिकल पोर्शन थे जो आपको याद रहना चाहिए, फंडामेंटल चीजें हैं ये आपको याद रहना चाहिए। आप वीडियो को देखिएगा, अगर इसमें कोई डाउट है वो आपको हमें बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि वीडियो आपको टाइम से, मतलब हर वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।